नाभिकीय रसायन में हम नाभिकीय द्रव्यमान का किस तरीके से मापन करेंगे। वे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोमर्स, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक व आइसोमर समावयवी नाभिकीय समावयवी क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नाभिकीय द्रव्यमान का मापन किस तरीके से किया जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यह नाभिक का संपूर्ण भाग होता है। इसमें नाभिक का बाह्य आवरण से कोई संबंध नहीं होता। नाभिक के बाहर जो भी बाह्य परिधि में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसका इससे कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। नाभिक में ही सारा द्रव्यमान मौजूद होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक की तुलना में काफी कम होता है। और परमाणु से यदि तुलना करें तो नाभिक का आकार काफी कम होता है, लेकिन सारा द्रव्यमान और सारी सहित जो है वह नाभिक में ही उपस्थित होती है, निहित होती है। बाह्य परिधि में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक व परमाणु का भार लगभग एक सा होता है, क्योंकि कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनों का भार जुड़ जाता है परमाणु भार में। नाभिक में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और जो अन्य पार्टिकल्स कण उसमें उपस्थित होते हैं नाभिक के अंदर, उनका भार होता है। तो इनकी लगभग भार जो है 10⁻⁻27 किलोग्राम के रेंज का या इसके क्रम का होता है। इसको किलोग्राम में व्यक्त करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए एक अलग मात्रा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, उसकी निर्धारित की गई। और इसका द्रव्यमान जो है वह किलोग्राम में ना निकाल कर हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला गया। तो हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में कोई नाभिक कितना गुना भारी है, उसके आधार पर उस जितना गुना भारी होता है उसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और यह सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष निकाला गया। हाइड्रोजन के समस्थानिक भी 1s2 ड्यूटेरियम और 1s3 ट्रिटियम होने के कारण फिर इसे हम ऑक्सीजन 16 के भार के आधार पर इसको नापा गया। तो ऑक्सीजन 16 के 1/16 भाग की तुलना में कोई नाभिक कितना गुना भारी है, उसे उसका AMU कहा गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन O16 के सापेक्ष किसी अन्य नाभिक का परमाणु भार मालूम किया, नाभिकीय द्रव्यमान मालूम किया गया। लेकिन ऑक्सीजन के भी जब समस्थानिक प्राप्त हुए, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, तो फिर इसे कार्बन 12 C12 जिसे कहा जाता है के आधार पर एटॉमिक मास यूनिट की गणना की जाने लगी। यानी एक एटॉम आज की वर्तमान स्थिति में एक एटॉमिक मास यूनिट जो है AMU, वह कार्बन 12 के परमाणु भार का 1/12वां हिस्सा होता है। यानी 1 AMU is equal to 1/12 into mass of 1 C12 एटम। तो कार्बन के द्रव्यमान का C12 जो है, यानी 12 जिसका परमाणु जो है द्रव्यमान संख्या है, उसका 1/12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि C12 के 12 ग्राम में जो है उसकी परमाणुओं की संख्या जो होगी वह अवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। यानी 12 ग्राम जो है कार्बन के C12 कार्बन के में अणुओं की संख्या 6023 इंटू 10⁻23 होगी। तो ये कह सकते हैं कि 6023 इंटू 10⁻23 संख्या नंबर के यदि C12 कार्बन होंगे तो उनका भार 12 ग्राम के बराबर होगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू उसको 1/12 इंटू 12
6.023 इंटू 10⁻23, यानी इससे कैलकुलेट करने पर इसका जो है भार वह 1.6603 गुणा 10⁻24 ग्राम आता है। इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यह 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 AMU का जो मतलब है वह किलोग्राम में 1.660 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इस तरीके से नाभिकीय द्रव्यमान की गणना की जाती है। अब है सब जो नाभिक है उसमें जो विभिन्न प्रकार के नाभिकों की स्थायित्व और संरचना का जब अध्ययन किया गया तो उसको न्यूक्लियाइड, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अन्य पार्टिकल्स जो नाभिक से संबंधित होते हैं, और मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उसमें होते हैं, और इन्हीं के बारे में ही हम अध्ययन सामान्यतः करते हैं। तो न्यूक्लियाइड के जो हैं उसमें नाभिक के स्थायित्व के आधार पर स्थायी न्यूक्लियोटाइड और कहा गया, और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन्हें रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी नाभिक कहा गया। तो स्थायी न्यूक्लियोटाइड जो हैं वह उनमें जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह न्यूक्लियोटाइड स्थायी न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यानी यह परिवर्तन लगभग 10⁻21 वर्ष तक नहीं हो, नाभिक में कोई भी किसी तरीके का परिवर्तन नहीं हो, तो उसे स्थायी नाभिक कहा जाता है। और प्रकृति में उपस्थित सभी जो रेडियो विधर्मी हैं या रेडियो धर्मी विहीन जो भी हैं वह न्यूक्लियोटाइड इस वर्ग में आते हैं, परंतु बाह्य कणों के आक्रमण से या किरणों के द्वारा इनको तोड़ा जा सकता है या दूसरे नए नाभिक में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो स्थायी नाभिक हैं वह 1H1 प्रोटॉन जिसे कहा जाता है या प्रोटियम जिसे कहा जाता है, 1H2 ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, यानी 8 द्रव्यमान संख्या वाला 18 द्रव्यमान संख्या वाला ऑक्सीजन और 17 द्रव्यमान संख्या वाला ऑक्सीजन। इन तीनों ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक जो है वह 8 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह 8, 16 में 8, 17 में 9 और O18 में यह 10 होगी। इसी तरीके से सोडियम में 23 परमाणु द्रव्यमान वाला, 9F में 19 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाला, एल्यूमिनियम में 27, फास्फोरस में 31 और क्लोरीन में 35 और 37 वाला आपस में 35 जो है वह स्थायी नाभिक हैं। आइसोटोप होते हुए भी ये स्थायी है। और दूसरा रेडियोधर्मी नाभिक। रेडियोधर्मिक नाभिक वे हैं जो कि अस्थायी होते हैं और समय के साथ इनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन से नए नाभिक में परिवर्तन होता है। इसे ट्रांसम्यूटेशन या डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। यह परिवर्तन स्वतः भी हो सकता है, स्वतः ही होता है, और सामान्य अवस्था में ये प्रकृति में भी बहुत से रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह पाए जाते हैं। इनको कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है प्रयोगशालाओं में, और रेडियोधर्मिता इनमें आ जाती है। नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर विभिन्न न्यूक्लियोइड्स को परिवर्तित किया जाता है। तो यह न्यूक्लियोइड जो हैं इनके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आधार पर और वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है समस्थानिक आइसोटोप्स जिन्हें कहा जाता है,
यह समस्थानिक वह तत्व हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो, यानी प्रोटॉन की संख्या तो समान हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। तो वह नाभिक जो है आपस में समस्थानिक कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी द्रव्यमान संख्या परिवर्तित है लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, तो वो एक ही तत्व के परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन है, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ पे प्रोटॉन एक है तीनों में, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या ए जो है वह प्रोटॉन में 0 न्यूट्रॉन है और ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। जैसे Z6 की बात करें कार्बन की, तो कार्बन में C12, C13 और C14 तीनों कार्बन में आपस में समस्थानिक हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक जो है यानी प्रोटॉनों की संख्या है वो सब में तीनों में समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। C12 में न्यूट्रॉन 6 संख्या में है और कार्बन में जो है 7 है न्यूट्रॉन और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तो इस आधार पर इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। यह समस्थानिक जो है विभिन्न तत्वों में अलग अलग होते हैं और इन समस्थानिकों के आधार पर ही इनके जो परमाणु भार होते हैं वह भार भी कई बार भिन्नात्मक रूप से प्रदर्शित होते हैं। यह आइसोटोप्स हैं, वह किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में इन सब का मिश्रण हो सकता है और उनकी प्रतिशत मात्राएं भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे क्लोरीन में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दोनों में 17-17 जो है प्रोटॉनों की संख्या है और क्लोरीन का परमाणु भार जो है वह 35.5 मिलता है। जब इसका परमाणु भार ज्ञात करेंगे तो यह 35.5 आता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो है वह प्रकृति में 3:1 में पाया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक समस्थानिकों का जो मिश्रण है वह 3:1 में है यहाँ पर क्लोरीन में। तो जब इसका औसत बाहर निकालेंगे गणितीय आधार पर 3 गुणा 35 प्लस 1 गुणा 37/4, तो यह इनको कैलकुलेट करने पे 35.5 AMU जो है इसका जो है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर समस्थानिकों में कई बार जो बहुत से जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक होल नंबर में ना आकर भिन्नात्मक रूप से या डेसिमल में हमें प्राप्त होते हैं, वो इसी कारण से प्राप्त होते हैं। तो समस्थानिकों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है और इनके कुछ गुणधर्म भी होते हैं। इनके गुणधर्म जो है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इनमें समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, अर्थात परमाणु क्रमांक जो होगा वह परमाणु क्रमांक जो है इनमें द्रव्यमान संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी और परमाणु क्रमांक इनका समान होगा। तो क्लोरीन 35 में और क्लोरीन 37 में प्रोटॉनों की संख्या 17 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या Cl35 में 18 और Cl37 में 37 में 20 न्यूट्रॉन होंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुणों में समानताएं पाई जाएंगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें समान होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के समान ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में होती है और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, इसलिए रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इनके द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुणों में भिन्नताएं होती हैं। तो भौतिक गुण जो है भार, घनत्व आदि में इनके अलग अलग होंगे समस्थानिक के गुण। समस्थानिकों के नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए इनमें कुछ समस्थानिकों में जो है रेडियोधर्मी गुण भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे समस्थानिक रेडियोधर्मी हो। जैसे प्रोटॉन में हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन 1s1, 1s2, 1s3 में 1s3 जो है वह रेडियोधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है और अन्य आइसोटोप समस्थानिक जो हैं वह रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। एक तत्व के सभी समस्थानिकों में आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में एक ही स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही स्थान पर सारे समस्थानिकों को, जो भी उस तत्व के समस्थानिक हैं, उनको रखा जाएगा। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में कार्बन 14 जो समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी दोनों समस्थानिक 12 और 13 कार्बन वाला वह द्रव्यमान संख्या वाला कार्बन जो है वह स्थायी होंगे। इसी तरीके से क्लोरीन में जो समस्थानिक पाए जाते हैं Cl34, Cl35, Cl36, Cl37 और Cl38, इन सब में परमाणु क्रमांक 17 है और ये सब एक ही स्थान पर रखे जाएंगे और ये आपस में समस्थानिक हैं। सामान्यतः भारी तत्वों के समस्थानिक अस्थायी और रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी भारी तत्व जो होंगे, जैसे यूरेनियम भारी तत्व, तो 80 परमाणु क्रमांक के ऊपर के अधिक या जो तत्व होंगे वह सामान्यतः 90, 92 और वह कुछ रेडियोधर्मिता के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा या नाभिक का भार बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काफी अधिक संख्या में होंगे, तो आकार बढ़ने के कारण वह जो है रेडियोधर्मी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आइसोटोप्स में भी प्रोटॉन की तुलना में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या काफी अधिक हो जाती है और आकार में काफी परिवर्तन हो, तो वह आइसोटोप भी रेडियोधर्मी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब है समस्थानिकों का द्रव्यमान। समस्थानिकों का द्रव्यमान वह परमाणु के AMU से कितना गुना भारी है उस आधार पर निकाला जाता है। तो कार्बन 12 की तुलना में कोई भी समस्थानिक कितना गुना भारी है उसका वह समस्थानिक का द्रव्यमान होगा। जैसे मैग्नीशियम में 12, मैग्नीशियम 24 इसका है, तो ये समस्थानिक जो है वो 23.98504 गुना ज्यादा भारी है। तो एक AMU जो है के सापेक्ष जो है, यानी एक AMU का हमने जैसा पूर्व में बताया था, कार्बन 12 का जो है 1/12 भाग द्रव्यमान जो है वह उससे मैग्नीशियम 24 जो है वह उसका भाग जो है 23.98504 गुना भारी होता है। क्योंकि कोई भी तत्व इनके समस्थानिकों का मिश्रण होता है, तो यह समान मात्रा में इनका मिश्रण नहीं है, इसलिए यह जो है भिन्नात्मक रूप से प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में 99.757% O16 होती है और 0.039% मात्रा ऑक्सीजन 17 की होती है और 0.024% मात्रा ऑक्सीजन 18 समस्थानिक की होती है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है, इस प्रतिशत मात्रा को गुणा करें उनके समस्थानिकों के भार से, तो यह 16 को 99.757 और 17 को
0.039 और 18 को 0.204 से गुणा करके 100 का भाग दे दें तो 16.00447 AMU इसका समस्थानिक का ऑक्सीजन का कुल भार, परमाणु भार हमें प्राप्त होता है। इसलिए जितने भी परमाणु भार हैं वह समस्थानिक यदि उसके पाए जाते हैं तो वह होल नंबर में या पूर्णांक में उसके परमाणु भार हमें ज्ञात नहीं कर पाते हैं और वह हमेशा भिन्नात्मक रूप में या दशमलव रूप में ही प्रदर्शित वास्तविक रूप से होते हैं।